हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की दूसरा भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इधर ऑटो में बैठकर घर जा रही आरवी को सिद्धि खूब चिढ़ा रही थी। अरे डरपोक कहीं की, इतनी सी मारपीट देखकर तेरी ये हालत हो रही है, इतना घबरा रही है। हाँ, मुझे सच में घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे मारपीट करना या देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और वह कितने बुरे तरीके से मार रहा था। कहते हैं इंसान का ओहदा ऊंचा होता है तो स्वभाव से भी सौम्य होना चाहिए, पर यह तो गुंडा है। इसके पीछे लड़कियां पागल है, मतलब लड़कियां सच में पागल हैं। आरवी ने बाकी सब तो मन में कहा, लेकिन अंतिम वाक्य जोर से कहा तो सिद्धि ने सुन लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे लेकिन यार आरवी, वह तुझे किस एंगल से गुंडा दिख रहा है? वह तो हीरो है, हीरो। तुमने देखा नहीं कितना हॉट दिख रहा था यार। मेरा तो जी कर रहा था उसको एकटक देखती रहूं। सिद्धि ने कहा तो आरवी की आंखों के सामने फिर आदर्श का चेहरा घूम गया और उसका दिल धड़क उठा। मन में हलचल सी होने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका पंच मारना याद आया और खून का निकलना भी। तो थूक निगल लिया और फिर मुंह बनाकर बोली, नहीं, मुझे तो कहीं से भी ये हीरो नहीं लगा। यह तो विलन है, विलन। अच्छा चल बता, तेरा ड्रीम मैन कैसा है? ओह, मेरे पास इतना समय नहीं है कि ड्रीम मैन के बारे में सोचूं। चल झूठी, अरे बता ना। ठीक है, चल तू नहीं बता रही तो मैं ही बताती हूँ। मेरा तो ड्रीम मैन बिल्कुल आदर्श खन्ना के जैसे है। वह नहीं मिलेगा, लेकिन उसी के जैसे कोई सख्त बंदा होना चाहिए, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी हों और वह सिर्फ एक लड़की का दीवाना रहे। पर तुम्हें तुम्हें तो ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपने स्कूल टाइम में था ना, एक नीरज करके, बेहद मासूम था, इनोसेंट, हर बात में मुंह बनाकर सॉरी बहन जी बोलता था। वही चंपू टाइप चाहिए ना? हाँ, तो इंसान में गुड मैनर्स होना ज़रूरी है। चल भाग। कैसी है यार, और कैसी है तेरी चॉइस? बिल्कुल अच्छी नहीं है। सिद्धि जितना बोल रही थी, आरवी का दिल उतना ही आदर्श को याद कर धड़कने लगता, मन में हलचल होने लगता। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाती। उसे लग रहा था कि उसे देखकर मन में एक डर बैठ गया है, इसी वजह से घबराहट हो रही है। तभी सिद्धि बोली, अरे चल ना, एक एक पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी का नाम सुनकर आरवी के मुंह में पानी भर आया और कहा, हाँ चल खाते हैं। आज मेरी छुट्टी थी, लेकिन कल से कैफ़े भी जाना है और अगले सप्ताह से कॉलेज भी, तो फिर फुर्सत नहीं मिलेगी बाहर निकलने की। और दोनों पानी पूरी के स्टॉल पर खाने चली जाती है। तभी सिद्धि फिर कहती है, ठीक है, मान ले कल को ऐसा लड़का, मेरा मतलब आदर्श के जैसे तुझे मिल गया तो? ना, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। वह तो क्या, कोई लड़का ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दादी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती और बकवास बंद कर घर आ गया है और दादी को यह सब बताने की ज़रूरत नहीं। इधर आदर्श इतना बेचैन हो गया कि ऑफिस जाने के बजाय वह अपनी कार घर के तरफ घुमा दिया और कुछ ही देर में अपने आलिशान खन्ना पैलेस के मेन गेट पर जैसे ही पहुंचा, तो गेट पर खड़े गार्ड ने तुरंत डोर खोल दिया और आदर्श सीधा अपने कार लेकर गेट के अंदर चला गया और पार्किंग में कार खड़ी कर चुपचाप घर के अंदर आ गया। खन्ना पैलेस जितना खूबसूरत बाहर से था, अंदर ही उतना ही खूबसूरत, और सब कुछ बहुत ही सुसज्जित तरीके से रखा हुआ था। वह अंदर गया और कार की चाबी वहीं सोफे पर फेंक कर वह भी वहीं लेट गया और वहीं बाहें मोड़कर सर के ऊपर रख लिया। शाम का समय था, तो उसकी माँ दीपा जी मंदिर में संध्या आरती कर रही थी। चलने की आहट से पता चला कि शायद आदर्श आ गया है, तो उन्होंने अपनी पूजा खत्म की और आरती की थाल लिए निकली, तो बेटे को हॉल में सोफे पर लेटे देख थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि बेटा जब बेचैन होता था तभी हॉल में रुकता था,
वरना सीधे अपने बेडरूम में ही जाता था। वह पास गई और आरती सिर से लगाते हुए वापस भगवान के मंदिर में रखा और फिर पास बैठकर पूछा, बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं? अचानक इतने जल्दी आप ऑफिस से कैसे घर आ गए? और छूकर उसका गला माथा सब चेक करने लगी। आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर क्या हुआ? चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? आदर्श ने माँ के गोद में सिर रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ माँ। तो माँ भी सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, आप हमसे छुपाइए मत, माँ हूँ आपकी, सब जानती हूँ, क्या बात है बताइए। आदर्श तुरंत उठकर माँ के गले से लग गया और कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पता नहीं माँ, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मन बेचैन सा लग रहा है। ऑफिस में अभी भी बहुत काम है, पर करने को जी नहीं कर रहा, मन स्थिर नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, अंदर से कोई तकलीफ़ है क्या? या फिर आपका बिजनेस कामकाज में कोई परेशानी है? क्या वजह है? नहीं पता चल रहा है तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं माँ, अगर मुझे कुछ हुआ रहता तो पता चल जाता है, लेकिन ये अलग ही बेचैनी है जो समझ नहीं आ रही। दीपा जी थोड़ी परेशान हो गई, अब क्या करूं? तुम्हारे डैडी भी तो शहर से बाहर हैं। मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है बेटा, अगर ज़्यादा कुछ हो तो मुझे बुलाना। ओके माँ। फिर वह कमरे में गया और बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। कितना भी ध्यान बटाने के बाद आंखों के सामने आरवी का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। 3 बार दिखी है, पर अचानक भीड़ में कहाँ गायब हो जाती है। कैसे पता करूं वह कहाँ गई होगी, कहाँ रहती होगी। मन में बोलते हुए उसे इस कदर बेचैनी होने लगी कि उसने अपना शर्ट उतारकर वहीं बेड पर फेंक दिया। नहीं, सब मेरी ही गलती है। मैं इस तरह उसे मार रहा था कि वह बेचारी डर गई। अगर मैं फाइट नहीं कर रहा होता तो वह अवश्य रुकती कुछ देर और मैं उसे अच्छे से देख लेता। पहली बार उसे लड़ाई करने पर पछतावा हो रहा था। अब वह एक निक्कर में खुले बदन में कमरे में घूमने लगा और जब बेचैनी कम नहीं हुई तो अचानक वह खिड़की पर जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। हो सकता है वह कहीं इस रास्ते से गुजर रही हो और मेरी नज़र पड़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वह कुछ देर तक खड़ा रहा, अपना ध्यान बटाता रहा, लेकिन फिर झल्लाकर वापस बेड पर आया और पेट के बल आँख बंद कर लेट गया। और एक बार फिर जब ध्यान नहीं बटा तो अपना ही बाल खींचते हुए कहा, अरे कौन हो तुम यार? कहाँ रहती हो? कहाँ से आई हो? और यह आधी अधूरी सूरत दिखाकर क्यों पागल करके छोड़ दिया है? अब मैं कैसे ढूंढूं? और वह उठकर फिर बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। इधर आज दीपा जी खुद रसोई में गई और बेटे के पसंद का सारा खाना बनाने लगी। अक्सर ऐसा होता था जब पढ़ाई हो या काम के सिलसिले में, जब बेटा ज़्यादा परेशान हो जाता था तब दीपा जी उसके पसंद का खाना बना देती थी और दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बेटे के साथ समय स्पेंड करती, या नहीं तो उसके दोस्तों को बुला देती थी। तब उसका मूड सही हो जाता था। पर फिलहाल तो उसके पापा आउट ऑफ टाउन थे। तब दीपा जी ने उसके एक कॉलेज के फ्रेंड अक्षत को बुला दिया। हेलो अक्षत बेटा। जी हाँ आंटी, बोलिए ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, ज़रा घर आओ ना। अचानक ही आदर्श की तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लग रही है आंटी? क्या हो गया उसे? पता नहीं, वह ऑफिस से जल्दी आ गया आज और थोड़ी बेचैनी और घबराहट है उसके चेहरे पर। वह पक्का आज ज़्यादा किसी पर हाइपर हो गया होगा, बस इसलिए। ठीक है आंटी, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। और अक्षत तुरंत घर से निकल गया और कुछ ही देर में जब वहाँ पहुँचा और कमरे में गया तो देखा आदर्श सिर्फ एक निक्कर पहने ऊपर का पूरा बॉडी खुला था और पेट के बल बेड पर तकिया में मुंह दबाए लेटा हुआ था। वह उसके पास गया और ज़ोर से पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, क्या हुआ? चल उठ। आदर्श चौंकते हुए पीठ के बल लेट गया। तुम अचानक यहाँ कैसे? किसने कहा आने के लिए? किससे पूछ कर आया? अब मुंह बंद कर, अब अपने दोस्त से मिलने भी किसी से पूछ कर आऊँगा।
यूं ही तेरे से मिलने आ गया। पर वैसे तू बता, आज इतनी जल्दी घर पर कैसे और क्या हो गया? यह चेहरे पर बेचैनी और परेशानी की लकीरें क्यों दिख रही है? लगता है आज किसी से मारपीट नहीं हुई, गुस्सा कहीं उतरा नहीं है इसलिए। हाँ, बात तो सही है तेरी, आज सच में गुस्सा नहीं निकला। चल तुझे मार लेता हूँ। चल मार ले, कोई बात नहीं। पर आदर्श की बातों का जवाब नहीं दिया और तकिया पकड़कर वापस बेड पर लेट गया। अभी क्या हुआ यार, यह क्या हालत बना कर रखी है? उठ और बोल तो क्या परेशानी है? क्यों इतना परेशान हो रहा है? मेहनत कर रहा है तो केडी ग्रुप्स को नंबर बना देगा ना, हो जाएगा। कर ही तो रहा है मेहनत। वैसे परेशानी की इतनी बिसात नहीं है कि वह तुम्हारे पास पट फट के, पर फिर भी बोल क्या बात है? तब आदर्श सारी बातें बता दिया। सुनकर तो अक्षत शॉक्ड रह गया। यार, एक ही दिन में 3 बार देखा है उसे, पर मैं जब तक ठीक से देखूं उससे पहले ही वह हवा की भांति गायब हो जाती है, और इस तरह गायब होती है कि फिर दिखती नहीं, कहाँ भीड़ में खो जाती है पता नहीं। इतना सुनते ही अक्षत बेड से उठ खड़ा हुआ और ताली बजाकर नाचना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है? ओह गॉड, मेरे ब्रो को कोई लड़की पसंद आ गई, मतलब उसे प्यार हो गया। क्या बात है, क्या बात है? यह तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। यह बात तो खन्ना पैलेस में सबको पता चलनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। वैसे बताओ ना, कैसी दिखती है? आदर्श एक मुक्का मार देता है। चुप, फिलहाल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर करना ही है तो जाओ पहले उस लड़की को ढूंढो, क्योंकि जब से उसकी झलक दिखी है ना, सच में खाना पीना सब, भूख प्यास नींद चैन सब हराम हो चुका है। ऐसा लग रहा है कल से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊँगा, काम भी नहीं संभाल पाऊँगा। जितना जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढो यार। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे पता लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोल ब्रो कंट्रोल, कहाँ देखा आपने? और दिखती कैसी है यह तो बताओ। ज़मीन आसमान सब एक कर दूंगा और आपके कदमों में लेकर आ जाऊंगा। देखा तो सबसे पहले यहाँ एसएन मॉल जो जाता है उसी रास्ते पर, उसके बाद मॉल में, फिर आते समय उसी रास्ते पर। कैसी दिखती है? तो यूँ समझो कि आसमान से उतरी हुई कोई साक्षात अप्सरा हो, बिल्कुल परी जैसी। वह बेहद मासूम है, चेहरे से तो नूर टपकता है, और उसकी आंखें आंखें तो बिल्कुल झील सी है, हल्की सी नीली, और होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी से। जाते समय सड़क किनारे और मॉल में तो ठीक से नहीं देख पाया, पर आते समय वह खड़ी होकर मुझे देख रही थी, और जैसे ही मैंने उसे देखा वह भाग गई। शायद वहाँ जो मारपीट हो रहा था उस वजह से वह डर गई। मेरे तो हाथ रुक गए और नज़र उसका ही पीछा कर रही थी, पर वो अचानक कहाँ गुम हो गई, फिर मिली नहीं। सिर्फ हाथ रुक गए आपके? अरे नहीं ब्रो, हाथ के साथ सांसें और धड़कनें भी सब रुक गए। ठीक है, टेंशन मत लो, आपका भाई ढूंढ कर रहेगा अपने होने वाली भाभी को। भाभी शब्द सुनते ही आदर्श के दिल में बेचैनी के साथ सुकून भी मिला। तभी दीपा की जी आवाज़ देती हैं, अरे बच्चों आ जाओ नीचे, डिनर तैयार हो गया है, और दोनों डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। तभी आदर्श का फ़ोन बजा। उसका मैनेजर प्रवीण था। हाँ बोलो प्रवीण। सर, आज आप शॉप की ओपनिंग के लिए गए तो वापस ऑफिस नहीं आए। मिस्टर राठौर के साथ आपकी मीटिंग है 9 बजे। सुनते ही आदर्श ने अपनी आंखें मींच ली और आईब्रो की मसाज करते हुए कहा, देखो मिस्टर राठौर को कहो कि मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए, कल मॉर्निंग का मीटिंग रखने के लिए, और अपने ऑफिस में नहीं आऊँगा आज, तो बाकी काम देख लेना। जी ओके सर, मैं बोल देता हूँ और बाकी काम भी देख लेता हूँ। और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। बेटे का मूड थोड़ा ठीक देखकर दीपा जी ने चैन की सांस ली और कटोरी में सेवइयाँ परोसते हुए कहा, अचानक क्या हो गया था आपको? तबीयत ठीक लग रही है अब? आंटी जी पूछिए मत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसे, बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। अगर इसका इलाज तुरंत ना किया जाए तो लाइलाज हो सकता है। दीपा जी का इकलौता बेटा था। सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। तुरंत पल्लू से मुंह दबा लिया। यह क्या कह रहे हैं बेटा आप?
अक्षत, क्या हो गया इन्हें? इनको क्या हो गया बेटा? अगर ऐसा है तो चलिए अभी के अभी डॉक्टर के पास। आंटी जी, इसका जो डॉक्टर है ना, वही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है मतलब? अगर मुंबई में नहीं है तो दूसरे सिटी में होगा। दूसरे सिटी में नहीं तो हम इंडिया के बाहर जाएंगे। ऐसा क्या है और कौन सी बीमारी है, यह तो पहले बताइए मुझे। अभी बता देता हूँ। लेकिन तब तक टेबल के नीचे से ही आदर्श एक लात उसे मारता है तो बोलता है, आंटी जी, आदर्श को आप जानते हैं ना, भूत सवार है उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बस इसलिए वह बेचैनी है। और आज एक बार दिन में होने वाली मीटिंग थी बहुत बड़ी डील के लिए, वह नहीं हुआ तो उसके बाद से ही यह हालत है साहबजादे का। हे भगवान, मैं तो सुनकर कितना घबरा गई थी। क्यों बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? होगा ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, न मिलता है। होगा, आप अपना कर्म करते रहिए, जब जो मिलना रहेगा वो आपको मिल जाएगा। जी माँ, वैसे पापा कब तक आएंगे? नेक्स्ट वीक। ठीक है मम्मी, आप भी खाना खाने बैठ जाइए ना, हम सब साथ में खा लेते हैं। तब दीपा जी हाँ में सिर हिलाती है और फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। इधर आरवी जब घर पहुंची तो दादी को सारा कपड़ा पहन पहन कर दिखा देती है और देखकर दादी बहुत खुश होती है। फिर सारा कपड़ा समेटते हुए बोली, कल मैं जाऊंगी जरा गरीब बस्ती में, कपड़े सिलकर रखे हैं, बस उससे बांट कर आ जाऊंगी। आप चलेंगी मेरे साथ? हाँ दादी, मैं भी चलूँगी। और अगले दिन वह दादी के साथ उस बस्ती में कपड़ा बांटने चली जाती है। इधर आदर्श के कहने पर अक्षत उसे हर जगह ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ उसने कहा था। पूरा मॉल, मार्केट, हर जगह छान मारा। अंत में उसने मॉल में लगे कैमरे से उसका फ़ोटो निकाला, पर उसमें भी पूरा फेस नहीं आया था। तो भी वह उसे ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं दिखी। इसी तरह एक सप्ताह बीत गए। आदर्श का तो लग रहा था कि दिन पर दिन जैसे बीमार सा हो रहा है। बेचैनी इतनी बढ़ रही थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। झुंझला चुका था वह, दिन रात बस उसी की याद में खोया रहता था। उसकी हालत देखकर एक बार तो अक्षत भी चिढ़ गया। यह क्या हालत बना लिया है आपने? एक वही तो नहीं है, आप कहो तो उसके जैसी और उससे भी खूबसूरत सैकड़ों आ जाएगी। तब आदर्श बेहद चिढ़ जाता। आरवी का भी कुछ वही हाल था। सोते समय, खाते पीते, पढ़ते, हर समय बस आदर्श का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता और बेचैनी सी मन में हो जाती, पर वह उसे अपना डर मान कर बैठी थी। इसी बीच कुलदीप जी विदेश से लौटे आए। तब दीपा जी ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, अचानक ही उसकी तबीयत खराब जैसी लगने लगी है। चेहरे पर हर वक्त बेचैनी सी रहती है। समझ में नहीं आता है इतना भी काम का क्या जुनून और प्रेशर क्यों ले रहा है। सुनकर कुलदीप जी भी घबरा जाते हैं और कपड़ा पहनकर तुरंत बेटे से मिलने ऑफिस चले जाते हैं। क्या बात है, कितना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं पापा, अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आपको बता देंगे। और दोनों बातें करने लगते हैं। इधर आरवी का कॉलेज शुरू हो गया। पहले दिन वह सिद्धि के पसंद के वही कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है जो उसके ऊपर बहुत फबता रहता है। वह जैसे ही क्लास में जाती है तो देखकर उसके फ्रेंड्स सीटी बजाने लगते हैं, हुटिंग करने लगते हैं। और एक क्लास ख़त्म होकर जैसे ही वह बाहर निकलती है तब उसका ही बैचमेट संगम आगे हाथ बढ़ाता है, हेलो आरवी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अब तो हमारा कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पूरी होने जा रही है, तो दोस्ती करने में क्या जाता है। अब वह लड़का वाकई बहुत अच्छा था और कहीं न कहीं आरवी को भी अच्छा लगता था उसके साथ बात करना, बैठना। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, पर आरवी ने मना कर दिया कि फ़िलहाल वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है, और तब वह भी पीछे हट गया था। और अब जब उसने कहा तो वह अपना हाथ बढ़ा लिया दोस्ती के लिए, लेकिन दिमाग में आदर्श का चेहरा घूम गया और वही शक्ल सूरत, वही गुस्सा, और एक बार फिर कलेजा धक धक करने लगा और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं संगम, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। पर क्यों? दोस्ती करने में क्या बुराई है?
पता नहीं, कोई बुराई नहीं, पर मुझे लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं है, सॉरी बोलकर वह निकल गई। और उसी दिन छुट्टी के समय सिद्धि को संगम वाली सारी बातें बता देती है। तो सिद्धि ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैंने क्या कहा था एक बार कि अपना ड्रेसिंग तो चेंज कर देख, कितनों के ऊपर बिजलियाँ गिरती है। वैसे बता, संगम तुझे पसंद है? नहीं, वह बोल रही थी, लेकिन आँखों के सामने एक बार फिर आदर्श का चेहरा आ गया। हे सिद्धि, एक बात कहूँ तुझे? हाँ बोल ना। पता नहीं यार, पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है मुझे। मैं जब भी सोती हूँ या पढ़ने बैठती हूँ, किसी भी की लड़के की तरफ देखूँ तो हर जगह मुझे वही गुंडा नज़र आता है यार। कौन सा गुंडा? अरे वही जो रोड पर मार रहा था, वही आदर्श खन्ना। ओ माय गॉड, तो बेचारे के सपने में आदर्श खन्ना आ रहे हैं। बहन, माना कि हमारे सपने ऊंचे होने चाहिए, पर इतने ऊंचे नहीं कि जिसे हम पाने की कल्पना भी न कर सके, सपना ही रह जाए। वह आदर्श खन्ना है जिसके पीछे हजारों लड़कियां दीवानी हैं, और वह सब को छोड़कर तुम जैसे रोतरू के पीछे क्यों आएगा? वैसे आ जाए तो क्या बात है यार, तुझे ना बताना ही बेकार था। मैं तो बस यूं ही मेरे मन में जो आ गया तो बता दिया, तो तू अब चिढ़ाना शुरू कर दिया। मुंह बंद रख अपना और बैग दे इधर। मैं यहीं से कैफ़े चली जाती हूँ, वरना घर जाकर वहाँ से निकल नहीं पाऊँगी, बहुत देर हो जाएगी। और वहीं से ऑटो रिक्शा लेकर कैफ़े के लिए निकल जाती है, पर ट्रैफिक में फंस जाती है और कोशिश करने के बावजूद भी उसे लेट हो जाता है। इस बात के लिए कैफ़े में उसे अपने सीनियर्स से बहुत हिदायत मिलती है समय पर आने के लिए, वरना काम से निकल जाएगी। तब आरबी सॉरी बोलती है और आगे से कभी देर नहीं होगी, यह प्रॉमिस कर अपने काम में लग जाती है। इधर कुलदीप जी भी समझ नहीं पाते हैं बेटे की परेशानी क्या है। एक बार मन में आता है कहीं कोई लड़की तो नहीं, पर बेटे का स्वभाव और लड़की से जो दूरी बना कर रखा है, इस सब के चलते वह अपने विचार को वहीं पर रोक देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाम के करीब 7 बज रहे होते हैं। आदर्श अभी अभी मीटिंग से फ्री हुआ रहता है और अगले 1 घंटे में उसकी मीटिंग रहती है। वह अपने टेबल पर पेपर वेट हाथों में लेकर घुमाता रहता है और दिमाग में आरबी की छवि घूमती रहती है। अचानक ही वह उठ खड़ा होता है और अपने बुलेट की चाबी लेकर रोड पर निकल जाता है। असिस्टेंट पूछता भी है, सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है, अगले मीटिंग से पहले मैं आ जाऊँगा। वह बुलेट पर बैठा रोड पर यूं ही चला जा रहा था और दिमाग में आरबी के ख्याल घूम रहे थे, पर वह कहाँ जा रहा था कोई ठीक नहीं था। अचानक जब काफ़ी देर हो गई तो सड़क किनारे एक कॉफ़ी कैफ़े देखकर बुलेट रोक दिया। सर भारी लग रहा है, जाकर एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, बोलकर वह अंदर गया। फिर उसने चारों तरफ देखा और अपने ऊपर ब्लैक गॉगल्स और मास्क लगा लिया ताकि कोई पहचान न सके, और कैफ़े के अंदर जाकर प्राइवेट एरिया की तरफ चला गया। तभी एक लड़की जिसका नाम जिया था मेन्यू लेकर आई और उनके सामने रख दिया। तो उसने सिर्फ कहा, एक ब्लैक कॉफ़ी। ओके सर। जिया बोल तो रही थी, लेकिन गौर से उसे ही देख रही थी। उसकी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था यह कोई सामान्य इंसान तो नहीं है। वह भागकर किचन में गई जहां आरबी काम कर रही थी। अरे यार, तुझे बताऊं, आज अपने कैफ़े में एक बहुत बड़ा आदमी आया है। कितना बड़ा आदमी? 7 फुट का या 8 फुट का? आरबी ने हंसते हुए कहा। अबे यार, वो नहीं, मेरा मतलब ही है कि वह कोई साधारण नहीं दिख रहा है। क्या उसकी पर्सनैलिटी है यार, क्या डैशिंग दिखता है, जाकर तू भी एक बार देख लेना। जिया बोलती रहती है और आरबी की आंखों के सामने फिर आदर्श का चेहरा आ जाता है और वह झटक कर बोलती है, नहीं, मुझे नहीं देखना। एक बार देखोगी तो देखती रह जाओगी। सच में ऐसा बंदा तुमने देखा नहीं होगा पहले कभी। पर जब एक बार फिर आरबी मना कर देती है तो कॉफ़ी देने के बहाने जिया जानबूझकर उसे ही भेजती है। वह जैसे ही कॉफ़ी लेकर उसके टेबल पर जाती है और कहती है, सर योर ऑर्डर। आदर्श जो मोबाइल में नज़र गड़ाए रहता है, आवाज़ सुनकर हाथ से मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो आरबी तुरंत झुककर उसका मोबाइल उठा कर देती है।
तभी आरवी पर उसकी नज़र जाती है और वह चौंक जाता है। वह अपना गॉगल्स उतारते हुए झटके में उठकर खड़ा हो गया और मास्क नीचे करते हुए कहा, आप यहाँ? वहीं आरवी देखती है कि यह तो वही है जो उस दिन रोड पर मारपीट कर रहा था, आदर्श खन्ना। याद आती ही उसकी घबराहट बढ़ने लगती है और झटके में मुड़ती है तो हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।